हाइब्रिडाइजेशन इसका फाइंड आउट कीजिए। तो एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए थे आपको कि कैसे निकालना हाइब्रिडाइजेशन, बिना हाइब्रिडाइजेशन का जो ऑर्बिटल बनाए हुए भी हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते थे। तो कौन कौन सा कंपाउंड था जो निकालने के लिए तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बताए थे कि आप कैलकुलेट करके देखिएगा। वाटर का 4 था, 7 और इसका 6 आएगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर। तो किसी ने कंप्लीट किया है? बोलिए हाँ या नहीं। हेलो, आवाज पहुंच रही है मेरी सभी के पास? हेलो, हेलो, कोई एक माइक ऑन करके बोलो अगर आवाज नहीं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। पहुंच रही तो एक माइक ऑन करके बोलो। हेलो। आ रही है सर। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक प्रोसेस बताया था आपको कि उसमें आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम कितने उससे कनेक्टेड है सेंट्रल एटम से। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम कनेक्टेड टू सेंट्रल एटम। ठीक है, पहला। फिर इसमें हम प्लस करते हैं क्या कि कितने लोन पेयर हैं इस पे, लोन पेयर। जैसे देखिए H2O में, H2O में जो है वो जो है ऑक्सीजन, ये हमारा सेंट्रल एटम होगा क्योंकि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए? ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 6। ठीक है, उसके बाद इससे कितने जो एटम है वो अटैच्ड हैं, तो 2। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम से कितने अटैच हो गए? 2। तो 2 जब एटम अटैच है तो यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये यूटिलाइज कर जाएंगे। तो 2 यहाँ से माइनस कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? खर्च हो गया, यूटिलाइज हो गया। बच गए कितने? 4। तो 4 से कितने पेयर बनेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन से 2 पेयर बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 2 लोन पेयर। तो इस तरीके से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो, इन केस ऑफ फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो किस तरह का वो हाइब्रिडाइजेशन वहां पे पॉसिबल है? sp3, sp। ये क्या था? इन केस ऑफ इन केस ऑफ वाटर एटम किस तरीके से हाइब्रिडाइज हुई। तो चलिए हम इसका ब्लॉक डायग्राम में भी एक बार देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन एटम है का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन? ये ऑक्सीजन का बताइए। क्या हो गया आज ऐसा लग रहा है कि सब के सब
बिल्कुल जैसे केमिस्ट्री का नाम भी नहीं सुने हैं। या फिर काफी थक गए हैं? हम्म? अगर कोई परेशानी है तो बताइए, वैसा कोई वो नहीं है कि एकदम, हम लोग थोड़ा लाइट रिवीजन भी कर सकते हैं अगर ऐसा ज़्यादा वो चीज़ है तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8, 8 में 8 है, तो यहाँ पे 2 एंड 6 ये होगा, सही है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। सही है या नहीं? एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखे हैं 2 2 एंड 6, 2 2 6 से ये कितना हो जाएगा 10, 10 तो हाइड्रोजन का ही नहीं, 8, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 4, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए 2 2 4 और यहाँ पे 4, यानी पी ऑर्बिटल में कितने होंगे 4, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे एक एक पहले फिल कर देते हैं सभी में, फिर यहाँ पे एक फिल कर दिया, ये एक और ये तीन, तीन मिल के आपस में कंबाइन किए हैं, तो जितना ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होता है जितने का, उतना ही क्या बनता है आपको हाइब्राइड ऑर्बिटल भी बनता है, इसलिए 1 2 3 और ये 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल भी बना है। तो जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल आपको बनेंगे, एक के साथ यहाँ पे एस आके कंबाइन हो जाएगा ये हाइड्रोजन, और दूसरा भी यहाँ पे आके हाइड्रोजन आपको कंबाइन हो जाएगा, और इस तरह आपका H2O कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम का, जो सेंटर लुईस स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम होता है उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो है हमारा आयोडीन फ्लोराइड IF7। अब IF7 का चेक करते हैं कि कितना होता है उसका, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वही सेंट्रल एटम होता है, तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनिगेटिव आपको आयोडीन है, इसलिए आयोडीन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है? 53 सर। 53, तो 53 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन किस ग्रुप का है, आपका आयोडीन हो गया फ्लोरीन के ग्रुप का, यानी 17 ग्रुप का, तो 7, तो इसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 7, और 7 होंगे तो ये किस में जाएंगे, ये आपको इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल का जो यानी आउटर मोस्ट सेल है उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए आउटर मोस्ट सेल में। तो ये कौन कौन सा वो इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा होगा, 5th पीरियड है तो 5s एंड 5p एंड 5p। अब देखिए ये दोनों s और p का इंटरमिक्सिंग होगा, आपस में ये मिक्स होंगे क्योंकि सेम एनर्जी लेवल के हैं, 5th सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5th सेल के ऑर्बिटल है, इसके कारण इनका इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है, और ये इंटरमिक्स करके आपको इस तरह का जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे जिसमें कि 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी होंगे। इलेक्ट्रॉन जंप कहीं होगा नहीं क्योंकि कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, अगर वैकेंट ऑर्बिटल होता तो वहां पे इलेक्ट्रॉन
जो है उस वैकेंट ऑर्बिटल में भी जाने की संभावना होती, यानी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग भी हो सकता था। जो पेयर्ड है वो अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ, आपका sp क्या हुआ, यहाँ पे कितना बनेगा बताइए, IF7 sp3 से। sp3, चलिए चेक यस कर सर। लेते हैं अपने, चलिए चेक करते हैं उससे। यहाँ पे देखिए sp3 बनेगा या क्या चीज आता है, या इसमें D भी पार्टिसिपेट करेगा। चलिए यहाँ पे आयोडीन जो है कितने 17वें ग्रुप का है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 7। यहाँ हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 7 का 7 फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, 7 का 7 फ्लोरीन जो है रिएक्ट कर रहा है। अगर हम इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारा होता है तो यहाँ पे 7 का 7 फ्लोरीन नहीं होगा, 7 का 7 फ्लोरीन रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, और इसमें फिर कौन से ऑर्बिटल भी और पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें अटैच हो रहे हैं, 7। तो 7 बच कितने गए इलेक्ट्रॉन, जब 7 इलेक्ट्रॉन ही है, 7 फ्लोरीन आके इससे अटैच हो गया, तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो लोन पेयर बनेगा, तो 0। तो नंबर ऑफ लोन पेयर जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया 7। तो इन केस ऑफ 7 sp3 D2। D2, यहाँ देखिए यहाँ D2 भी हो रहा है, यानी 2 D ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसके उसमें, क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इस न्यूमेरिकल मेथड का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एज पर सिलेबस हमको जो पढ़ना है वो बस केवल sp3 तक, sp1 मतलब sp, sp2 एंड sp3। तो बस केवल sp3 तक ही हम डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो हमारा एंगल वगैरह हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वो हम sp3 तक का ही देखेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हमको ज्यादा तक का भी निकालने को आ सकता है कि इस एटम पे या इस ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ये चीज हमको निकालने के लिए आ सकता है। तो वो सिंपल सा ये फॉर्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन H बराबर नंबर ऑफ एटम कनेक्टेड टू सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जितने एटम कनेक्टेड हैं वो तो सबसे पहले हमने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जो उसका ग्रुप नंबर है, जो उस पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर है उसके हिसाब से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1s का है तो 1 होगा, 2s का है तो 2 होगा, अगर वो निगेटिव उस साइड का है तो 13 है तो 3, 14 अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो 4 जैसे कार्बन होता है, 15 जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब का है तो उसका कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। और वैसे ही आपका 16 ग्रुप का है, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब का है तो उसका हो जाएगा आपको 6। वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब है तो वहां पे 7। तो ग्रुप के हिसाब से जैसे जैसे हाँ 10 के ऊपर जैसे जैसे जाएगा जो जो ग्रुप वो उसका क्या हो जाएगा, उतना नंबर उसका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे 13 10 के ऊपर कितना है 3, तो 3 उसका क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 14 ग्रुप कितना गया 10 के ऊपर 4 तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन किसका था 17 ग्रुप का था, 17वें 17 नंबर का पे, थे, इसलिए 7 क्या हो गया। हाँ इसलिए वहां पे कितना हो जाएगा 7। 7। तो हाँ तो ग्रुप के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले। ठीक है,
अगर 13 ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14 का है तो 4, 15 का है 5, 16 का 6 एंड 17 का 7। ठीक है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का निकालने का जरूरत बहुत कम पड़ता है। एक दो ही कंपाउंड है, जो एक दो ही एलिमेंट है जो कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप का वो बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड, नहीं तो बाकी सारे के सारे आयोनिक बनाते हैं, मैक्सिमम कोवेलेंट बनाते हैं। उसी में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारा चीज जो स्टडी करते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड का ही करते हैं। तो ये देखिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता चल गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एटम कितने इसके साथ अटैच हैं, दूसरे एटम जो है सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो जितना उसका नंबर होगा वो हिसाब से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H2O में था, H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 2। अगर वही IF7 था, 7 हो जाएगा सर। तो आयोडीन क्या था, आयोडीन आपका क्या था, सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे कनेक्टेड एटम कितने हो गए, 7। वैसे ही CH4 का 4 हो जाएगा सर, सेंट्रल एटम कार्बन, तो यहाँ पे आप कार्बन और कनेक्टेड एटम हो जाएंगे 4। ठीक है, उसके बाद इसमें से ये जो जितना है आपको ऊपर दिख रहा है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, उससे इस कनेक्टेड एटम को माइनस कर दीजिए। ठीक है, वैलेंस क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप जो है वो माइनस कर देंगे, किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट नंबर ऑफ अटैच्ड एटम को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक है, ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ जाएगा, लोन पेयर में जाएगा। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोन पेयर बनाएगा। इस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये हो गया। पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम फाइंड आउट करना। थर्ड क्या करना, आपको रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। जितने अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आए उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना। तो ये कितना, जितना आएगा उतना लोन पेयर हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप समझ में आ गया, जितना आया उतना आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इस लोन, अब हमको क्या करना है कि हाइब्रिडाइजेशन H निकालना है, H कितना हो। तो यहाँ पे अब हम लोग सिंपल जो हमारा ये है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम में जो आएगा, यानी स्टेप 2 में जो वैल्यू आएगा वो, और प्लस स्टेप 4 में को ऐड कर देंगे। स्टेप 2 को और स्टेप 4 में जो कैलकुलेटिव वैल्यू आएगा, जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जितना आएगा वही हाइब्रिडाइजेशन नंबर हो जाएगा। मान लेते हैं सपोज यहाँ पे आ गया 5, तो S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, केवल 1। तो केवल एक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, मिनिमम कम से कम 2 चाहिए, S और P कम से कम। सबसे लोवेस्ट हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो S और P, एक S और एक P कम से कम चाहिए। तो 1 होगा तो नहीं होगा, तो एक नंबर जो है कम से कम क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। sp3 हो जाएगा। और हाँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हर समय 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से जैसे ये 5 आया, या मान लीजिए 2 आता,
2 आने के कंडीशन में क्या होता, sp, एक s SP. और उसके आगे वाला क्या हो सकता है, p। हाँ, P. अगर ये 3 होता तो sp2, मतलब ये जो जोड़ के 3 हो जाएगा, एक s और 2 p, तो 3 हो जाएगा। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन H अगर 4 आता तो क्या हो जाता, sp3। हाँ, ये हो जाएगा 3 सर p का ऑर्बिटल sp3d। और एक s का ऑर्बिटल 4। अब जैसे ही 5 आएगा तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, s में एक ही ऑर्बिटल मैक्सिमम हो सकता है, p में मैक्सिमम 3 हो सकता है, तो ये 4 ही हुआ। तो अब क्या जाएगा, D पे। एक ले लेगा, तो D1, तो ये हो जाएगा 5। वैसे ही जब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप sp_d, तो d में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, बोलिए। d में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। 5 सर। हाँ 5, d में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो d मैक्सिमम अगर जाएगा तो वहां 5 तक जाएगा, उसके बाद f आएगा। तो हम लोग को अभी यहीं तक पढ़ना है, स्ट्रक्चर वगैरह जो आएगा वो यहीं तक का है। तो अब हम लोग को जो जो सिलेबस में जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड का या जो बॉन्ड का हम लोग को पढ़ना है, उस चीज को हम लोग एक बार नोट्स में अपने देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहला इसमें मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से 2 चीज दिया हुआ है, एक BCl2, BSP, BCl2, और उसके बाद sp2 के लिए दिया हुआ है आपका ये sp2 के लिए BCl3, BCl3, sp2, BeCl, BCl2, sp, और sp3 के लिए 2 दिया हुआ है, एक वाटर का और दूसरा अमोनिया का। ठीक है, तो वाटर का हमने निकाला है, अमोनिया का और BCl3 ब्रोमीन क्लोराइड का, और इसका बेरिलियम आपको क्लोराइड का भी निकाल के अभी हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p0, यानी 2p ऑर्बिटल इसका जो है वो है, क्योंकि 2p सेकेंड सेल है, लेकिन वो 2p ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट है। एक चीज और नोट करने का है यहाँ पे कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें केवल सिग्मा और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, यही दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। पाई बॉन्ड के केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो ये नोट कर लीजिए कि सिग्मा एंड लोन पेयर ओनली पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए क्या है, ग्राउंड स्टेट में केवल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है। ये ग्राउंड स्टेट में 2s ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी क्या है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक, और जो 2p है वो पूरा का पूरा वैकेंट है। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन करने के उसमें एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके 2p में चला जाएगा। जब ये 2p में चला जाएगा तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गए, आपस में अनपेयर्ड मिलते होगा, हैं, आपस में ये क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा, क्योंकि इनका दोनों का 2s2 के ऑर्बिटल है, ये 2s एंड 2p, तो एनर्जी लेवल भी इनका लगभग सेम है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ऐसा नहीं होगा कि 3s का जाके किसी 4p या 3p के साथ अटैच, 2s का जाके 3p या 4p के साथ जाके हाइब्रिडाइज कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा अलग है। तो अब क्या होगा
ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये क्या होगा, एक S और एक P हाइब्रिडाइज हो गए तो क्या कहलाएगा, इसका नया जो नाम होगा, जैसे S और P हम लोग अलग अलग नाम देते थे, तो नया नाम जो होगा मिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल SP जो हो बनेगा उसका नाम हो जाएगा S और P, sp। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सो देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, सबका शेप हम लोग पढ़े हैं कि ये कैसा कैसा इसका शेप होता है। s का स्फेरिकल होता है, p का डंबल आकार का होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम लोग शेप कैसे डिनोट करते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है उसको डिनोट करने के लिए भी हम लोग डंबल का वो डंबल से यूटिलाइज करते हैं, लेकिन थोड़ा वहां पे अलग वो है कि जहां पे वहां दो लोब जो है, जब हम पी में बनाते हैं तो दोनों लोब इस तरह का होता है, बराबर साइज का लगभग। लेकिन जब हाइब्रिडाइज का केस बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, एक लोब को लार्ज करते हैं और दूसरे को छोटा, इस तरीके। 90% बुक में देखिएगा कि इस लोब को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बस केवल इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है, एक इलिप्स की तरफ, एक लोब की तरफ, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा छोटा सा लोब भी दूसरे साइड होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि आपको दिख रहा है कि एक लोब है, उसके ऊपर से ओवरलैप होकर दूसरा लोब भी दिख रहा है, जैसे इस तरीके से एक S और एक P ऑर्बिटल क्या हुआ, वहां पे ओवरलैप किया, और एक क्या बनाया वहां से, जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, उतने ही आपको ऑर्बिटल बनेंगे भी। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल इस तरीके का बना, ये लोब छोटा, ठीक है, और दूसरा जो है वो इस तरीके, और एक इधर से रिप्रेजेंट किया। ये दोनों दो ऑर्बिटल है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन में है, इसलिए आपको ये क्या कर रहा है कि एक दूसरे से इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो है आपको जो sp ऑर्बिटल जो बनेंगे वो एक दूसरे से मिनिमम रिपल्सन अक्योर करके बनेंगे, यानी एक दूसरे से उनका रिपल्सन जो हो वो मिनिमम, कम से कम रिपल्सन उन दोनों में पाया जाए। चलिए देखते हैं, उसी तरीके से अरेंज होते हैं, इसीलिए ये लीनियर अरेंज हो जाते हैं 180 डिग्री। दो क्लोरीन का एटम जो है अब इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और ये sp-p ओवरलैपिंग होगा, sp-p ओवरलैपिंग होगा, और इन दोनों के बीच का जो वो एंगल होगा, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल वो 180 होगा। बोलिए 180 होगा सर। हाँ, ये 180 होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच का रिपल्सन जो होना चाहिए वो मिनिमम होगा। वैसे ही ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सेटल करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का क्या है, आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है और इसका बॉन्डिंग वो। तो ये चीज जब ऐसे जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से अगर इसको देखते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल अगर नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें यह बताया गया कि जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग होता है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने बराबर या अपने समकक्ष एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। तो नेक्स्ट
जो हम देखते हैं, यहां देखिए बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है BCl3। ऐसे नॉर्मली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर सोचे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये बनना नहीं चाहिए, Cl3 से रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन या ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 2p में, और ये आपका इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल का वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 वो बना, एक ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp2। नेक्स्ट जो है हमारा sp3। तो sp3 में क्या होता है, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल क्या होता है, मिक्स होता है टुगेदर। और ये चूंकि 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग हो रहा है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा, और वो इस तरीके का बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एक जो देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें अपोजिट स्पिन के, तो ये जो होता है यही लोन पेयर डेवलप होता है ऊपर में, यही लोन पेयर के तौर पे आपको यहाँ पे ऊपर में बनता है। और ये लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है उसके कारण इन दोनों, ये जो पिरामिडिकल जो स्ट्रक्चर बन जाता है अमोनिया का, वो इसी लोन पेयर रिपल्सन के कारण। तो यहाँ पे देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक s और 3p का मिक्सिंग हुआ और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। तो तीनों में, मीथेन हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका बार बार पूछता है, CH4 मीथेन में, अमोनिया में और वाटर मॉलिक्यूल। इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का मिक्सिंग यूटिलाइजेशन होता है। अगर इन दोनों में कंडक्टर या इंसुलेटर में से कोई भी अगर नहीं एप्रोप्रिएट वर्क कर रहा है या काम कर रहा है तो वो इक्विपमेंट या वो सामान काम नहीं करेगा। इसलिए इन तीनों चीजों का होना और सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस लेवल है, वो जरूरी है। और उसी का सेमीकंडक्टर का ही एक वो है कि हमको एन टाइप पी टाइप क्या है, और इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल का क्लास इस चैप्टर का लगभग अंतिम क्लास होगा इस यूनिट का। इसमें 3 चैप्टर आपके हो गए, कौन कौन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर ये बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड सॉलिड स्टेट। तो ये 3 चैप्टर और एक यूनिट, 3 चैप्टर का एक यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो इसमें हम लोग जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बॉन्डिंग फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल नेचर, कंडक्टेंस एंड उसके सम एग्जाम्पल। बस इतना ही पे हमको अभी कॉन्सेंट्रेट करना, इतना ही से हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आया कुछ? हाँ सर। बाकी लोग बहुत आज गुमशुदा सा टाइप के हैं, क्यों? धनीराम, पता नहीं सर। ऋषिका आ गया सर। आया? सर आ रहा है लेकिन उतना अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, चलिए पहले का हाइब्रिडाइजेशन का नोट्स मिल गया है आप लोग को? यस सर मिल गया। तो उसको एक बार पढ़िए। सर नहीं मिला। नहीं मिला सर है? हमको भी नहीं मिला सर। ठीक है, नाम लिख लेने दो, जरा नाम लिख लेने दीजिए। फिर ईशिका एंड साहिल, हम तो सर चलिए अगर रिसेंटली जो अच्छा रिसेंटली जुड़े हैं तो पहले वाला भी नोट्स वगैरह नहीं होगा आपके पास? कुछ नहीं है सर, 2 दिन मात्र केमिस्ट्री का क्लास किए हैं। अच्छा ठीक है, तो जो मतलब जो कोऑर्डिनेटर है ना आपके, उनको अब एक बार वो कॉल कर लीजिएगा कि जितने भी नोट्स हैं और अदर सब्जेक्ट के भी वो आपको थोड़ा प्रोवाइड करा दें। ठीक है? ठीक है सर।
तो यही कि थोड़ा अगर ध्यान देंगे, देखिए आप लोग आगे जाके इंजीनियरिंग के सबका अपना अपना ब्रांच बन जाएगा, लेकिन ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वगैरह जो भी है, ये एक जो आप जैसे मैकेनिकल में वाले हैं, मैकेनिकल वाले ये सब आगे जाएंगे, जैसे आप कंप्यूटर वाले भी जाएंगे तो उनको वहाँ रजिस्टर, सेमीकंडक्टर, ये सारा चीज वहाँ भी पढ़ना होता है थोड़ा उसके बारे में। उसी पे वर्क होता है कंप्यूटर का जितना भी आपको डिवाइसेस वगैरह बनते हैं। मैकेनिकल वाले को सोम ये सब आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह ये सब आता है, तो उन सब में उनको ये जो उसके प्रॉपर्टीज वगैरह हैं ये सब पता होना चाहिए, बहुत ही मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल हो। इलेक्ट्रिकल वालों का है, उनको भी जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है, जो भी एलिमेंट्स हैं जो यूटिलाइज करते हैं उनको, वो आजकल मेटलर्जी और मेटल रिलेटेड जितने भी जो रिसर्च हैं वो हर दिन आपको नया नया कुछ ना कुछ डेवलप होने का रहता है। और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्री इसीलिए पीछे है कि हम लोग इसके ऊपर रिसर्च का थोड़ा कम वैल्यू देते हैं, वही एक कारण है। फर्स्ट ईयर का सर लगभग फर्स्ट ईयर का सबका सिलेबस सेम ही होगा ना सर? हाँ, फर्स्ट ईयर का सबका सिलेबस सेम ही है। सेकेंड ईयर से सबका ब्रांच चेंज हो गया? हाँ, ब्रांच मतलब कुछ कोर सब्जेक्ट भी जुड़ जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट कॉमन भी होते हैं और कुछ कोर सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। जिस डिसिप्लिन में आप एडमिशन लिए हैं उस डिसिप्लिन के कुछ कोर नॉलेज भी आपको लेना जरूरी है, यानी खास हम उसमें एक्सपर्ट बने। ये बात आजकल मिक्सचर का नहीं, एक्सपर्ट का जरूरी है हर फील्ड में। यस सर। तो जो एक्सपर्ट नॉलेज जो होगा वो आपको फिर सेकेंड ईयर से, और कुछ इसमें भी रहता है वैसे, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल वो है, इसमें भी आपको आपके ट्रेड रिलेटेड भी बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आएंगे। तो थोड़ा मन लगा के मेहनत करके वो कीजिए कि आप कुछ सीख सकें, सीखेंगे तभी इससे आपका भी और समाज का भी और देश का भी भला होने का है। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो टाइम शायद हो गया ना? हाँ सर, टाइम हो गया। चलिए, तो आज का क्लास, और जिनको नोट्स अगर नहीं मिला है तो वो तो 2-3 आदमी बताएं तो हम उनको वो करा देते, बोल देते हैं, और फिर और जो अभी ज्वाइन किए हैं वो अपना कोऑर्डिनेटर से थोड़ा बात कर लीजिएगा, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा सारा पहले का भी। ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।